मणिपुर के बाद जब कश्मीरी चरमपंथियों से बातचीत हुई तब एक बार फिर आरोपों की उंगली सेना की ओर उठी दिखी। इन हालात में सरकार क्या कर रही है, ये जानने के लिए मैं पहुंचा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल से मिलने। और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार शांति वार्ता तो कर ही रही है, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया जा रहा है। मैंने उनसे पूछा कि सेना पर लगने वाले मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े आरोपों पर उनकी सरकार की सोच क्या है। हम इस बात से सहमत हैं कि सेनाओं के प्रयोग से इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं कि कहीं कहीं लगता है कि ज़्यादती हो गई। जिस सेना को इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, वो जब गोलियां चलाते हैं तो अगर उन्होंने 100 गोलियां चलाई तो ये संभावना इस बात की रहती है कि 2-4 गोली गलत चल जाए। इसलिए हम सेना को पूरी तरीके से इन समस्याओं का समाधान नहीं मानते हैं, लेकिन सेना अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इस तरह की हिंसक घटनाओं पर अंकुश कैसे लगा सकते हैं। और आज तक दुनिया में जितनी भी समस्याओं का समाधान हुआ है, बातचीत के द्वारा हुआ है, गोली और बारूद के दम पर नहीं हो पाया है। मेरी कश्मीर के जिन कुछ चरमपंथियों के परिजनों से बात हुई या जिन कश्मीरी चरमपंथियों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि सेना का रवैया उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा है। जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है, इससे भी अभी लग रहा है कि दोबारा उठाना पड़ेगा। जब भी फौज आता है तो गुस्सा चढ़ाता तो क्यों नहीं आता ख्याल, तो हम सबको बाजू में गर्मी है अभी जवानी की, फौज की वजह से हम हथियार उठाएंगे। आतंकवाद संबंधी मुद्दों पर लंबे समय से काम कर रहे केपीएस गिल के सामने मैंने जब ये बात रखी कि लोग हथियार उठाने के पीछे सेना के रवैये को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो उनका जवाब कुछ यूं मिला। सिक्योरिटी फोर्सेस नॉर्मल सिचुएशंस में तो इन इलाकों में नहीं रहती हैं, ऑर्डिनरी पुलिस काम करती रहती है। सिर्फ जब आतंकवाद फैलता है, जब निहत्थे लोग मरने शुरू हो जाते हैं, तब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पहुँचती हैं। तो फिर कहना कि हमें आतंकवाद की राह सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉर्चर की वजह से मिली है, ये गलत बात है। मगर कश्मीर में मानवाधिकार संबंधी मामलों पर लंबे समय से काम कर रहे गौतम नवलखा तो कश्मीर में सेना की तैनाती की बात पर बरस ही पड़े। बुनियादी रूप से जो वहाँ सवाल है वो है हिंदुस्तानी फौज की तैनाती, जिसके चलते वहाँ के लोग दहशत में रह रहे हैं। एक तरफ हमें ये पाठ सिखाया जाता है बचपन से, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भाड़ में गया अटूट अंग, जिसके कि 8 से 10 हज़ार लोग अगर गुमशुदा हैं, उनके बारे में कोई मुंह तक नहीं उठाता है। यहाँ हिंदुस्तान में कैसा अटूट अंग है जिसके के बारे में किसी को लेकर किसी के मन में कोई पीड़ा ही नहीं है। जब बात करो कश्मीर की, आ जाती है कि पाकिस्तान का एक्सट्रीमिज्म है, इन्फिल्ट्रेशन है, वायलेंस है, कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार है। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो रोजमर्रा जो अत्याचार होते हैं, जो जुल्म ढाए जाते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है। हिंसा रोकनी है तो सबसे पहले भारतीय फौज को निकालो, हिंसा तब रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकने वाली है। वैसे कश्मीर से सेना की वापसी की बात से सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह कतई सहमत नहीं दिखे। ये तो बिल्कुल गलत बात है और गुमराह करने की बात है और भारत सरकार को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि सेना चली जाए, उसके बाद ये लोग जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा की हुकूमत हो जाए। सेना वहाँ से नहीं हट सकती, सशस्त्र बल वहाँ से नहीं हट सकते जब तक कि आतंकवाद को बढ़ाने वाली शक्तियाँ जो सीमा के पार से काम कर रही हैं, पूरी तरह से उनको बंद न कर दिया या ख़त्म न कर दिया जाए, और उसके बाद सेना हट सकती है। मैंने हथियार उठाने वालों की सोच और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए बात की राजनीतिक मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र से जुड़े आशीष नंदी से, और पूछा कि लोग आज के समय में भी हथियार उठा क्यों रहे हैं। Violence has a certain kind of attraction, a certain kind of situation for certain kind of people, and then कुछ परिस्थितियों में कुछ लोगों के लिए हिंसा के कुछ आकर्षण भी हैं, और तब हिंसा और अत्याचार जैसी इस तरह की परिस्थितियां उन्हें हथियार उठाने के लिए एक तर्क दे देती हैं। इसलिए ये एक तरह से रोमांच की भावना, अपने दुख की भावना, एक कड़वाहट और अपने भीतर की हिंसक भावना को बाहर निकालने की कोशिश का मिला जुला स्वरूप बन जाता है, जिन्हें आसानी से अलग थलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह मणिपुर और कश्मीर के चरमपंथियों से मेरी मुलाकात समाप्त हुई, और साथ ही पूरी हुई एक कोशिश उनकी सोच के तार अलग अलग करने की।